अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एसोसिएट मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था और ये मैंने भी सारी पुरानी फिगर्स बस लिखी हैं बोर्ड पे, मैं इनको कराता हूँ रिवाइज। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि और दुआ भी की थी कि मास्टर क्वेश्चन कराएं रिवाइज। अगर किसी ने किया है और डेफर टैक्स के अलावा कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, बाकियों ने अगर किया हो तो। और मसला ही डेफर टैक्स में, इनकम स्टेटमेंट में कि बैलेंस शीट में? इनकम स्टेटमेंट में तो मसला ही नहीं है यार, जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम उन एडजस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स भी डालना है बस। हाँ, बैलेंस शीट में बताएं अगर किसी ने कुछ पूछना था। चलिए बैलेंस शीट में अगर डेफर टैक्स पूछना है तो बैलेंस शीट में डेफर टैक्स एक तो एक्विजिशन डेट पे एडजस्ट हो रहा है, वो ये एडजस्ट हो रहा है कि हम एस की कैरिंग अमाउंट्स की बजाय ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फेयर वैल्यूज पे देखना चाह रहे हैं। तो जब उनको फेयर वैल्यू पे बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो जो एस ने डेफर टैक्स ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी बुक्स में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को कंपेयर करके, ग्रुप की नजर से उसको भी बदलना पड़ेगा। तो उसमें जिन जिन आइटम्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है उन आइटम्स पे डेफर टैक्स भी एडजस्ट होगा। हाँ, अगर उनमें से किसी के बारे में कहा है कि इसका टैक्स इफेक्ट होता ही नहीं है, उस पे नहीं होगा बस। और ये मैंने लास्ट क्लास में बात समझाई थी और मुझे समझाने के बाद खुद भी मजे की लगी कि मैंने तो पहले कभी इस एंगल से खुद भी नहीं सोचा था कि हम जो नेट एसेट्स में प्लस माइनस कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, वो असल में हम लिखते नजर एसेट्स लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम वो प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम अगर एसेट को बढ़ा रहे हैं तो ये गेन वाली बात है और हम कहते हैं कि ये प्री एक्विजिशन पुराने लोगों का गेन है, इसलिए हम उनके प्रॉफिट्स में ही ऐड करते हैं। लायबिलिटी को बढ़ाते हैं तो ठीक है, लायबिलिटी को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन लायबिलिटी बढ़ाना एक लॉस वाली बात है और ये प्री फेज का लॉस है, तो उसको वहीं नेट एसेट्स के अंदर लेस कर रहे होते हैं। तो जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी उनके ऊपर उसी वक्त एक डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी भी क्रिएट होगा। फिर उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट्स पोस्ट एक्विजिशन पी के कॉलम में और एस के कॉलम में की हैं उन एडजस्टमेंट्स का टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यही काम इनकम स्टेटमेंट में भी है कि जो जो हमें इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करनी है सवाल करते हुए और जो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करनी है उनके ऊपर भी टैक्स आना है। अब वो कैसे आना है, प्लस आना है कि माइनस आना है? अगर हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो टैक्स और बढ़ा देंगे, प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो टैक्स कम कर देंगे। ये डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट है। बाकी मजीद चलो बेहतरी हो जाएगी जब आप IAS 12 कर चुके होंगे, लेकिन तब भी गारंटीड नहीं है कि आप IAS 12 करने के बाद चीते बन गए होंगे। IAS 12 वाली एडजस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स वाली एडजस्टमेंट के अलावा अगर मास्टर क्वेश्चन में कुछ पूछना है बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, चेंजेस इन इक्विटी में अगर किया है तो पूछें। यार अब तो सुबह उठने का मतलब भी नहीं था, 12 बजे क्लास रखी मैंने, अब भी 12:30 तक आ रहे हैं। मास्टर क्वेश्चन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी में कोई एडजस्टमेंट दोबारा पूछनी है तो पूछ लें। हाँ, बस मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ना, आपने चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए जो ओपनिंग बैलेंस निकालने थे वो मैंने आपसे कहा था कि उनको आप ये सोचिए कि पिछले साल की बैलेंस शीट का सवाल होता तो क्या करते, तो वही सोच के किया था। नहीं, वर्क बैक तो नहीं करना था, वर्क बैक नहीं करना। आप ईयर एंड की बैलेंस शीट बनाते हुए जो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्टमेंट्स करते हैं वो आप एक्विजिशन से चलते हैं और इस ईयर एंड तक पहुंचते हैं। ऐसे ही है ना कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डिडक्शन कितनी को डालनी है, तो अब आपने इस ईयर एंड तक आने की बजाय पिछले ईयर एंड तक आके रुक जाना है, बस वर्क बैक नहीं करना। ओपनिंग बैलेंसेस निकालते हुए जैसे मिसाल देता हूं कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम लेस कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, या चलो वो ब्रांड बनाया था उसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी थी, तो पहले हम एक्विजिशन डेट से जो कि थी 1 जुलाई 18, ये मैं मास्टर क्वेश्चन वाले की बात कर रहा हूं, 30 जून 20 की हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे। तो जब हम 20 का सवाल कर रहे थे और एस की रिटेन अर्निंग में हमने अमोर्टाइजेशन ब्रांड की 2/5 करनी थी, अब आप सवाल बस 30 जून 19 का समझ के कर लें, वर्क बैक नहीं करना आपने। आप यहां से आए और बस यहीं रुक जाएं, तो वो जो 2 साल की अमोर्टाइजेशन लेस करनी थी 1 साल की कर देना।
जो इस साल गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस था वो लिखा हुआ, वो था ही सिर्फ 20 का मसला, 19 तक वो मसला ही नहीं था। जो फेयर वैल्यू कंटिंजेंट लायबिलिटी पे इतना तो टाइम लगा लिया वैसे, तो वो अब आप 19 तक का सोचें और बस वहीं रिजॉल्व कर दें, और 19 तक जबानी कर भी दिया था हमने उस दिन रिजॉल्व। तो आपने वर्क बैक नहीं करना, आप एक्विजिशन से आए और बस 30 जून 19 तक रुक जाएं बैलेंस शीट का सवाल, ऐसे निकलेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। नहीं 19 का भी था ना, नहीं उनमें जो एडजस्टमेंट सिर्फ 20 की थी वो ओपनिंग बैलेंसेस निकालते हुए इग्नोर होनी थी। जैसे इंपेयरमेंट लॉस है बस, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको एक्विजिशन डेट से ही आगे चलानी होती है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्शन वहीं से आगे चलानी है, डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट वहीं से आगे चलाना है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन कहा था कि पिछले साल तक चेंज ही कोई नहीं थी, सारी चेंज इस साल आई, और क्या था? यूआरपी था ही सारा इस साल, पिछले साल था ही कुछ नहीं। तो जो कुछ भी एडजस्टमेंट थी वो क्लियरली पता चल नहीं थी। आपने उसी सवाल को लेके एक्विजिशन डेट से वर्किंग करके जैसे करते हैं 30 जून 19 तक रोक देना है बस सवाल कि अगर 30 जून 19 की बैलेंस शीट बनाते तो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग की वर्किंग क्या करते हैं, एनसीआई की वर्किंग क्या करते हैं, बस दोबारा ट्राई करिएगा। सर इसमें भी अगर हमें इंपेयरमेंट लॉस इंडिकेशन है जो मिशन होती है तो हम वो भी देखना चाहते हैं। नहीं ये तो सवाल बैलेंस शीट का भी था ना सारा, तो आप तो एक ही सवाल एक वन गो में कर रहे हैं। उसमें अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल है और जिस साल का नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए इनकम स्टेटमेंट का काम है। मैं कह रहा हूं सर अगर गुडविल वो इंपेयरमेंट लॉस के लिए वही बता रहा हूं ना, और एसोसिएट हमें बनानी होती है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी होती है। रिटेन अर्निंग उसका इम्पैक्ट आना था, अगर वो उस पे जा ओपनिंग में नहीं आना था तो फॉर द ईयर में आ जाना था। चेंजेस इन इक्विटी में इस साल वाली चीजें इस साल के प्रॉफिट्स में और पिछले साल तक की चीजें ओपनिंग में, तो चाहे इस साल की इंडिकेशन हो चाहे पिछले साल की इंडिकेशन हो, गुडविल की तो वर्किंग करनी पड़ी जानी थी। जी 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 क्यों नहीं माइनस कहाँ गया था? एड बैक तो नहीं किया था, हाँ बायर की बुक्स में उसको कहा था कि बस आ गई चीजें, परचेज रिकॉर्ड किया था उसको, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट। देखें जब पी और एस अलग अलग है, पी और एस अलग अलग है, इसने चीजें बेच दी, इसने अपने पास डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कर ली, लेकिन वो गुड्स अभी इधर रस्ते में है, अभी यहां इन रस्ते में है, अभी एस के पास पहुंची ही नहीं। जब पहुंची ही नहीं तो उसने इन्वेंट्री इसको नहीं माना, ये बेच चुका, इसकी इन्वेंट्री अब नहीं रही, इसने खरीदी ही नहीं, इस तक पहुंची नहीं, इसने इन्वेंट्री बनाई नहीं। जब पी और एस की बात करें तो ये बात सही है, लेकिन जब हम कंसोलिडेट करते हैं ना तो हम इनको ग्रुप कह देते हैं। अब ये जो रस्ते में कई चीजें पड़ी हैं ये ग्रुप ऑन्टा, वैसे तो इन्वेंट्री हो गई है ना, तो इसलिए जिसके पास नहीं पहुंची हम ग्रुप बनाते हुए कहते हैं पहुंच गई भी, समझो पहुंच गई, तो इसलिए हम इसको परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री में ऐड होता है, और चूंकि इन्वेंट्री में इसको हम खुद ऐड कर रहे होते हैं तो इससे यूआरपी भी होता है। फिर पूछ रहा हूं मास्टर क्वेश्चन, अगर किसी ने करने की जहमत की और किसी एडजस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अब आगे जो है ना इन एडजस्टमेंट्स पे बात करने का टाइम नहीं होगा, अब आगे हम लोग और कम्प्लेक्सिटीज की तरफ चले जाएंगे, सब्सिडरी खरीद रहे होंगे, बेच रहे, थोड़ी बेच रहे होंगे, थोड़ी और बेच रहे होंगे, फिर इधर बेच देंगे, फिर थोड़ी और खरीदेंगे, फिर और खरीदेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं हो सकेगी आगे। इसलिए इस पर इतना टाइम भी मैंने लगाया इन बेसिक्स के ऊपर कि आप इन एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरह से खंगाल लें। और कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरी तो इंप्रूवमेंट हो गई, मैंने पहले इतना मैंने भी नहीं सोचा था कभी, मैंने तो बड़ा सीख लिया कंटिंजेंट लायबिलिटी में। जी कंटिंजेंट कंसिडरेशन थी 1.25 वाली, लेकिन वो 2020 में हो रही थी, 19 तक वो नहीं थी, तो इसलिए जब आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स वगैरह निकाल रहे होंगे तो उसमें उसका कोई एडजस्टमेंट का काम नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने लिखा हुआ था कि 19 तक कोई चेंज नहीं थी, 20 में अब आके हमने चेंज की थी कि अब पक्का हो गया था कि पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको फिर हमने एकदम से 1.25 से उठा के 3 तक पहुंचाया था, तो इसलिए वो 20 में एक्सपेंस बनाया था। कौन सी वाली? नहीं मुझे नहीं बात समझ आई। उसमें आ रही है जो हमने डिफरेंस किया था फेस की बैलेंस शीट और टोटल जो आप दिखाते हैं इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। अच्छा हाँ, कैलकुलेट कैसे कर ली थी? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि पी ने जब एस के शेयर्स खरीदे थे तो उसको इन शेयर्स के खरीदते हुए कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी थी,
और पेरेंट ने उनको इन्वेस्टमेंट में ही रिकॉर्ड किया हुआ है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट इसलिए नहीं बनाते वरना वो गुडविल को ओवरस्टेट कर देगा। तो पेरेंट सवाल में लिखा हुआ था कि पी ने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया हुआ है, तो हमें यह जानना था कि वो कितना है। तो पी ने दो चीजों को इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाया हुआ था, एक जो इमीडिएट कैश पे किया था और एक वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इमीडिएट कैश हमने निकाल लिया, अब पी की रिकॉर्डेड अमाउंट और उसका डिफरेंस वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, उसको फिर हमने एक्सपेंस बनाना था। और पूछें? बस कंसोलिडेशन के चीते हो गए हैं? नहीं मतलब ठीक हो गया ना काम। और ये मैं इस पे इतना टाइम इसलिए भी लगाया था क्योंकि आप में से सब लोगों ने थोड़ी मुझसे FR2 में कंसोलिडेशन पढ़ी होती है, तो आप लोगों ने हो सकता है किसी और मेथड से पढ़ी हो, किसी और तरह की वर्किंग्स की हो, तो इसलिए अलाइन हो जाएं सारे ताकि फिर बिल्डिंग खड़ी करें C5 की। तो कंसोलिडेशन अभी तक सब ओके। एसोसिएट मैंने शुरू किया था, इसको खत्म करते हैं आज। और इसकी प्रैक्टिस ना, क्योंकि इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं छोटी छोटी, तो इसकी प्रैक्टिस कोई ज्यादा है नहीं। इवन कि मैंने जो KF के सवाल भी डाले हुए, असल में वो सवाल थे ही सब्सिडरी के, दो लाइनों की एडजस्टमेंट थी एसोसिएट की, तो वो भी हस्बे तौफीक अगर कोई करना चाहे तो। मैंने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बेस यहां क्रिएट कर दी थी, वो रिवाइज करा देता हूं। पेरेंट ने अगर ए में इन्वेस्ट किया है पेरेंट ने अगर ए में एसोसिएट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बेशक पेरेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इसके लिए उसको इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट फॉर करना होता है। इक्विटी मेथड ये है, मैंने बैलेंस शीट पढ़ानी शुरू की है। इक्विटी मेथड ये है कि जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उतने को एसेट नहीं दिखाएं, एसेट दिखाएं कि आज ए की इक्विटी में हमारा कितना हक है। इसको समझाने के लिए मैंने बिल्कुल रिलेट किया था जैसे एनसीआई का हक होता है कि एस की इक्विटी में जो एनसीआई का हक है हम उसको एक वैल्यू देते हैं, तो पेरेंट का ए की इक्विटी में भी वैसा ही हक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विटी मेथड का। लेकिन उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, हम जब जबरदस्ती की वैल्यूज लाके इसमें ऐड करेंगे तो उसका दूसरा फैक्ट भी लेना पड़ेगा। तो वो दूसरा फैक्ट ये कि अगर हम समझते हैं कि ए के अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में उस दिन के बाद से, किस दिन के बाद से, जब हमने इन्वेस्ट किया था उस दिन के बाद से उनके अदर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में हमने कुछ अपना हक बना लिया है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड और इधर पी वाले कॉलम में शेयर इन ए, अदर रिजर्व में भी और रिटेन अर्निंग में भी ऐड। जहां तक उस दिन बात की थी। अब मैं एडजस्टमेंट बताता हूं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज P प्लस S प्लस ए, क्यों नहीं? कंट्रोल नहीं है, तो एक तो बात के प्लस ए नहीं होगा। अच्छा, जब प्लस ए नहीं होगा तो P और A के आपस में जो पेबल सीबल हैं वो एलिमिनेट भी नहीं होंगे। P और S को हम एलिमिनेट इसलिए करते थे क्योंकि ग्रुप में ही P और S के रिसीवेबल भी आ रहे होते थे और ग्रुप में ही P और S के पेबल भी आ रहे होते थे। तो ग्रुप की बैलेंस शीट की हद तक एक ऐसा पेबल आ रहा होता था जो ग्रुप का ग्रुप से पेबल भी है और ग्रुप का ग्रुप से रिसीवेबल भी है, उसको उड़ाते थे। जब हमने ए के बैलेंसेस को मिलाया ही नहीं साथ, तो इंटर कंपनी एलिमिनेशंस का भी कोई इशू नहीं है। तो आप आइए पेज जी डबल ही लिया, एक दो हो गए, एक और एक हो गए। पेज चैप्टर में पेज 24, चैप्टर में पेज 24। अच्छा, एक तो आप इसमें पहली 2-4 लाइनें पढ़ लें, नंबर 1 पढ़ लें, नंबर 3 पढ़ लें। चैप्टर में पेज 24 शुरू वाली 2-3 लाइनें, नंबर 1 और नंबर 3।
हाँ जी, ओके। ब्रैकेट वाली बात वही जो एक दफा सब्सिडरी में बताई थी कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज फर्क हैं। नहीं, देखें सब्सिडरी के अगर एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे थे और पेरेंट के रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे तो हमने सब्सिडरी को भी जबरदस्ती रिवैल्यूएशन मॉडल पे डाला, सब्सिडरी का भी जबरदस्ती रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करवाया और उसका पेरेंट का हिस्सा और एनसीआई का हिस्सा बनाया। अब हम ए के भी तो अदर रिजर्व्स का हिस्सा ले ही रहे हैं ना, तो अगर ए कॉस्ट मॉडल पे है और हम फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो हमने फिर ए को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे करना है, और जब उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे करेंगे तो उसका भी एक जबरदस्ती अदर रिजर्व क्रिएट कराएंगे ताकि उसका 30% यहां ले सके। वो तो आ ही जाएगा ना जब आप ये फिगर इधर लिखेंगे और फिर इसी को यहां लिखेंगे। देखिए एक बार ये आंसर निकल आए ना, इसी का 30 इधर और यही फिगर नहीं 70 नहीं, जो इसका 30 लगा के यहां आंसर आया वही फिगर यहां, वही फिगर यहां, यानी हमने जो आंसर निकालना है जो इसका शेयर उसको दो जगह लिखना है। नहीं ये तो मैंने सिर्फ वो हाँ जी डेप्रिसिएशन भी और करेंगे, वो भी इधर ही करेंगे, इधर ही। अच्छा अब देखें पॉइंट नंबर 2 समझाता हूं, पॉइंट नंबर 2 समझाता हूं। पेरेंट का ये एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एक एसेट है, तो इस एसेट पे IAS 36 की इंपेयरमेंट लग जाएगी। इस पे जब इंपेयरमेंट लग जाएगी तो इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस भी हो सकता है, और इंपेयरमेंट लॉस होगा तो ये एक लॉस वाली बात है। तो क्या करें फिर, एक एसेट पे इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है तो एसेट को कम कर लें और एक्सपेंस बना लें। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट इन ए ये देखिए ना, पहला चैप्टर का पहला ही पेज, पहले चैप्टर का पहला ही पेज, पहले चैप्टर का पहला ही पेज, स्कोप क्या IAS 36 किस पे नहीं लगता, पॉइंट नंबर ई फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं लगता, लेकिन ठीक है इन पे लग जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे लग जाएगा। तो इसका इंपेयरमेंट लॉस आपको गिवन भी हो सकता है, उम्मीद है कि गिवन ही होगा। तो वो इंपेयरमेंट लॉस है जैसे इंपेयरमेंट लॉस होता है। तो अब जब इंपेयरमेंट लॉस है तो एक एसेट को इंपेयर करना है, और अगर पी ने रिकॉर्ड नहीं किया तो ठीक है आप कर लें, क्या करें, इसको इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना है। एक एसेट है जिसको इंपेयरमेंट डाउन करना है, यहां से लेस कर लें और पी की रिटेन अर्निंग से लेस कर लें। तो चूंकि ये एक एसेट है बाकायदा, तो वो जो लॉस होगा वो इसी की फिगर बताई होगी। यानी ऐसा इशू नहीं होगा कि जैसे था ना गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो क्या, प्रोपोर्शनेट पे है तो क्या, ऐसा मसला इसमें नहीं है। ये पी का एक एसेट है बस, तो अगर इसका इंपेयरमेंट लॉस बताया हुआ है तो वो इसी का ही है। तो अगर 500 रुपए है तो बस वो 500 ही है, तो 500 को कहां लिखें, यहां से भी लेस और पी की रिटेन अर्निंग इधर से भी लेस। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का इंपेयरमेंट लॉस रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी की रिटेन अर्निंग से लेस, और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग में यहां से लेस। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। अब ये जो सब्सिडी पे इतनी मेहनत कर ली, 7-8 क्लासें लगा ली, तो अब ये एसोसिएट वाली मैं एडजस्टमेंट्स बस बता रहा हूं और हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि इसका ना अब ये चीज यहां से लेस करनी और वहां से लेस करनी, इसके लिए क्या आप सवाल करें, वो जब सीफएफ के पास पेपर के करेंगे तो उसमें आ जाएंगे बीच में ये इंपेयरमेंट डन। अच्छा अब देख लें आप, नहीं पहले जरा आसान आसान से लपेट लूं मैं, पॉइंट नंबर 8 देख लें, पॉइंट नंबर 8 पहले जरा आसान आसान चीजें लपेट लूं। पॉइंट नंबर 8, अगर एस यानी एस नहीं, अगर पी ने ए के शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट की है, वो तो चलो यहां है ही है, लेकिन साथ इसने इसको कोई लोन भी दिया हुआ है, इसके डिवेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो है तो वो भी ए में, तो अलग अलग क्या करनी है दिखा के इसी में ही मिला नहीं, नेट नहीं ऐड। अगर ए ने पी ने ए में कोई और भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसको लोन दिया हुआ है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अलग प्रेजेंट करने की बजाय उसको भी यही साथ मिला लें। यानी ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है सच, ये बस कहा है कि इसके साथ ही जोड़ लें उसको। ये नंबर 8 है। इफेक्ट तो 2 तब आए ना जब हम कुछ एडजस्ट कर रहे हो। ये तो बैलेंस शीट में 2 एसेट्स आ रहे होंगे, उनको कहां मिला के लिख लो बस। अच्छा जी अब आप देख लें, चलें नंबर 7 सिखाता हूं। नंबर 7
ये जो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिखवाया था ना, इसी का डाटा ले रहा हूं। वर्किंग वन हमने गुडविल की थी और मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मैंने यहां एस लिखा भी था। आपने शायद गौर ना किया क्योंकि हम तो निकाल ही एस की गुडविल रहे थे, लेकिन मैंने एस लिखा था इधर करके, कहीं गुडविल की वर्किंग की थी मैंने, शायद एस की गुडविल कर ली थी। अब जब आप गुडविल की वर्किंग करेंगे ना, और सवाल में एसोसिएट भी है, तो आप एसोसिएट की भी गुडविल कैलकुलेट करके देखेंगे। हाँ, बात दफा ऐसा पास्ट में हुआ है कि डेटा पूरा नहीं था तो फिर गुडविल की वर्किंग को इग्नोर कर दिया, अदरवाइज एसोसिएट की गुडविल की वर्किंग आप कैलकुलेट करके देखेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जिस तरह एस की कैलकुलेट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट, बस सिर्फ वो पोर्शन जितना हमने इन्वेस्ट किया। ए के शेयर्स उस वक्त कितने के खरीदे थे? 14,000। ए के शेयर्स उस वक्त खरीदे थे 14,000 के, और उस वक्त ए की इक्विटी कितनी थी? एक तो ए का कैपिटल था जो कि अभी भी है 30, और ए के अदर रिजर्व्स उस वक्त कितने थे? प्रीमियम भी है शायद, प्रीमियम भी है 3,000। उस वक्त अदर रिजर्व्स कितने थे? ये थे 2,000। उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी? ये 5,000। टोटल 40 30 12 2। ये 14,000 यहां ऑलरेडी आ रहा है, तो ये 2,000 जो हमने ए के शेयर्स खरीदते हुए ज्यादा पैसे दिए। क्यों ज्यादा पैसे दिए? अच्छा, ये गुडविल की कैलकुलेशन ये समझ आई क्या किया? आल्दो के एस की हम इस तरह शेयर लगा के नहीं कर रहे होते, लेकिन ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन है। इतने के शेयर्स खरीदे जो उस वक्त बनते इतने के थे, तो 2,000 रुपए ज्यादा दिए। क्यों ज्यादा दिए? ए की गुडविल होगी, तो हमने ए में शेयर्स खरीदते हुए पैसे ज्यादा दिए। ये 2,000 इस 14 में शामिल है या ये 2 को अलग से चीज है? शामिल है, तभी तो इसमें से माइनस करके ये निकाला है। आपने एसोसिएट के सवाल में, अच्छा सवाल वो ना सादा सब्सिडरी वाला ही होगा, एसोसिएट एक एडजस्टमेंट होगी, तो आपने एसोसिएट की गुडविल भी निकालनी है। अगर तो आई गुडविल वो पॉजिटिव तो बस ठीक है, अब लिखा हुआ है तो लिखा तो हुआ है, मिटा तो नहीं सकते, बस इसका काम यही खत्म हो गया। पॉजिटिव है तो बस ठीक है, जितने पैसे दिए मैं उतने पे आएगी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता, मिसाल के तौर पे ये होता 50,000 और यहां आ जाता 15,000, तो 1,000 नेगेटिव गुडविल आ जाती। नेगेटिव गुडविल का मतलब है कि हमने इस इन्वेस्टमेंट को सस्ता खरीदा हुआ, यानी जितना हमारा उस पे हक था उससे कम पैसे दिए हुए। इसको 2 एंगल से देखते हैं। एक तो जितना उस पे हमारा हक बनता है। अच्छा, हम इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट इन ए क्या अमाउंट शो कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या इक्विटी मेथड का? कि हमारा ए की इक्विटी में हक कितना है। तो नेगेटिव गुडविल का मतलब एक एक्सपेक्ट तो ये है कि जितना हमारा उस पे हक है हम उसको कम शो कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये बनता है कि हमने उनको बेवकूफ बना के, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के सस्ते में खरीद लिया, तो ये तो एक इनकम वाली बात है। एस में भी इसको इनकम ही कहा करते थे। तो अगर ए की गुडविल पॉजिटिव निकली तो बस यहीं छोड़ दें, लेकिन अगर नेगेटिव निकली तो 2 एक्सपेक्ट, एक तो हमारे लिए इनकम वाली बात है, दूसरा ये इन्वेस्टमेंट अंडरस्टेट हो रही है। तो नेगेटिव आंसर निकला तो उसको यहां ऐड कर देंगे और ये अपनी इनकम है, इसको इनकम बना देंगे। अगर गुडविल की वर्किंग की आंसर पॉजिटिव आया तो यहीं छोड़ दें, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आया तो उसको इन्वेस्टमेंट इन ए वाली वर्किंग को बढ़ा देंगे ताकि वो पूरी फिगर पे वापस आ जाए, और पेरेंट के लिए एक इनकम है। ये नंबर मैंने आपको बता दिया 7। जी जी, ये भी आगे करता हूँ बात। हाँ, नहीं पसंद नहीं ना हम।
बार्गेन परचेज रख लें, बार्गेन परचेज कह लें। तो गुडविल की वर्किंग का आंसर अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आया तो छोड़ दें, नेगेटिव आया तो ये एक पेरेंट के लिए इनकम है, वहां रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दें ताकि ये पूरी फिगर पे शो हो जाए। एडिशन 7 डन। अब अगर ये गुडविल निकालनी है तो सही गुडविल तभी पता चलती है जब ये सही फेयर वर्थ पे आ रहा हो। तो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन हमें ए के एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अच्छा, ए के एसेट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं हम? नहीं, इसलिए ये नहीं करना कि यहां पर पॉजिटिव तो यहां भी लिखेंगे और पीपी में ऐड भी करेंगे, ये नहीं करना। हमने सिर्फ ये वर्किंग साइड पे की थी ये देखने के लिए कि नेगेटिव तो नहीं आ रही। नेगेटिव आना था तो इसके आंसर को अपनी बुक्स में जगह देनी थी, अगर पॉजिटिव आना था तो कुछ नहीं करना था। तो इसलिए ये जो यहां पर एडजस्टमेंट हो रही है ये सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन सही हो जाए सिर्फ इसलिए हो रही है। तो इसलिए इस लाल वाली एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट नहीं देना, क्योंकि हमने जो इसका आंसर निकलना था अगर पॉजिटिव तो उसको वैसे ही छोड़ देना था, अगर नेगेटिव तो उस एंड आंसर के हमने खुद ही दो इफेक्ट ले लेने थे। देखें, ये जो जब एस की गुडविल निकाल रहे होते हैं ना तो एस को हम पूरा पूरा कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, एस के एसेट्स साथ मिला रहे होते हैं, इसलिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को हमें खुद पीपी में ऐड भी करना पड़ता है। लेकिन एसोसिएट के लिए ये हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन चेक करके देखी थी कि क्या इसको हमने कंसीडर करें या ना करें। आंसर पॉजिटिव आया था तो इस वर्किंग को यहीं छोड़ दिया, किया ही नहीं कुछ एडजस्ट। नेगेटिव आया तो हमने सिर्फ इस एंड 1000 आंसर को ही खुद से दो जगह लिख लिया, इन बाकियों को कहीं अपनी बुक्स में जगह नहीं दी हमने। इसको 30,000 को और इसको कोई एस के इन चीजों को एनसीआई में साथ मिलाया होता है और अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नॉक ऑफ किया होता है। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट को नॉक ऑफ कर रहे हैं ना कोई एनसीआई की तरह की चीज ले रहे हैं। तो इसलिए इस वर्किंग में ये लाइन सिर्फ इसलिए आएगी ताकि गुडविल कैलकुलेट हो सके। अब अगर गुडविल पॉजिटिव आ गई तो बस ये वर्किंग वैसी फारिग है, और अगर नेगेटिव आ गई तो 1000 रुपए को ही हम खुद दो जगह लिखेंगे। तो इसलिए इसका कोई दूसरा फैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ए के एसेट्स पे बनती भी तो उसको यहां लिखेंगे। अच्छा, अब जब हम फॉर गुडविल कैलकुलेशन इसको लिफ्ट करा रहे हैं, यानी हम कहते हैं कि ए के एसेट्स सही बुक्स वैल्यू पे नहीं आ रहे, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बनती है। तो इसी तरह से जब ए के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने लगेंगे तो उनमें फिर इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन भी डालनी पड़ेगी। जब हम गुडविल की कैलकुलेशन सही करने के लिए ए के एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक उसका दूसरा फैक्ट हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? से तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। नहीं, आउट नहीं होगी। हम कौन सा एसेट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं? हम तो इसके एंड आंसर को ही देख रहे हैं कि दो फैक्ट लेने हैं या इग्नोर कर देना है। तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इस चीज को लिफ्ट करवा रहे हैं तो फिर जब ए के इस आंसर को 30% करके जो आंसर आएगा 3300, उस 3300 के हम दो फैक्ट ले रहे होंगे, एक यहां और एक यहां। इस कॉलम में जो चीजें हैं उनका दो फैक्ट नहीं है, इसका जो आंसर निकल रहा है हम उसके खुद से दो फैक्ट शामिल कर रहे हैं। अच्छा, एस का जो कॉलम होता है जो कुछ यहां अंदर अंदर कर रहे होते हैं उसका दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में कहीं और भी कर रहे होते हैं। अगर एक्स्ट्रा डेप्शन ले रहे होते हैं तो फिर पीपी में भी एडजस्ट कर रहे होते हैं, अगर एमोर्टाइज कर रहे होते हैं तो ब्रांड को भी कम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो सिर्फ यहीं पर कैलकुलेट हो रहा है। एक बार जो ये आंसर 3300 निकल आएगा उस 3300 को हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए यहां पर चूंकि सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए इस लाल वाली फिगर को डालना था तो कोई डबल इफेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम जब इनकी एडजस्टमेंट यहां कर रहे हैं तो फिर ए के इस कॉलम में हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी इसकी एडजस्ट करेंगे और इसका दूसरा फैक्ट नहीं, अभी जरूरत नहीं है। एक बार जब इसका आंसर आ जाएगा, लेट से ये 200 है तो फिर ये निकल आया 10,800, फिर उसका जब इधर 30% लगा के आंसर आएगा लेट से 3230, तो फिर वो 3230 यहां और 3230 यहां लिखेंगे। ये मैंने आपको बताई है एडजस्टमेंट नंबर 5A और 5B। ये दोनों पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद पूछना जो पूछ रहे हैं।
अब बोलिए क्या पूछा। सर जो हमने गुडविल में अगर पॉजिटिव आ जाती है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद तो हमने इसको एसेट्स में लिखा रहता है गुडविल ना ही हमने पीबी में ऐड किया। नहीं नहीं, अगर पॉजिटिव आ रही है तो बस ठीक है, 14,000 में वो है ऑलरेडी। 14,000 इससे ज्यादा है तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो वो उसमें 14 में ऑलरेडी है। तो देखिए ना, अब हमारे पास ना एस ने ना ए ने कैलकुलेट किया एसिड बढ़ाया अपना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के से, अच्छा। ना ए ने एसिड बढ़ाया ना बी ने एसिड बढ़ाया, तो जब वो है ही नहीं एसिड तो उसकी डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करें? एक चीज है ही नहीं, दूसरी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमने गुडविल की कैलकुलेशन में उसको माना कि वो है। तो उसका फायदा क्या है गुडविल की कैलकुलेशन का जब हमने गुडविल को अकाउंट फॉर नहीं किया? अच्छा, क्या पता नेगेटिव आ जाती, तो फिर तो कॉन्फोर हो रही है ना। अगर ये आंसर इसके लिखने से ये 15 की बजाय 16,000 हो जाता तो फिर तो हम कर ही रहे होते हैं, जस्ट अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि इसको लिखने को यहाँ अकाउंट फॉर वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात ये है कि जब ग्रुप पॉइंट ऑफ से ए ये नहीं है ये, तो फिर ए के प्रॉफिट भी फिर ये नहीं है ये। कोई परसेंटेज जो ए जो हमारी गुडविल पर हमने परचेज की हमारी परचेज को नहीं होनी चाहिए वैसे ऐसे गुडविल हमने परचेज नहीं की, पहले इन्वेस्टमेंट किया और हम इक्विटी में हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इक्विटी में को हम बता रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सोच में इतना हक है, तो उसकी एसोसिएट की इक्विटी में इतना हमारा हक है। बेसिकली नेट एसेट्स में, हाँ, नेट एसेट्स में उसका गुडविल परचेज गुडविल में जो परसेंटेज उसमें हमारा हक नहीं है, तो वो इसमें कवर्ड है ना। अगर इसका आंसर पॉजिटिव निकला तो एसोसिएट की एक गुडविल है, तो वो फिगर इसमें शामिल है ना। तो जब शामिल है तो हम 14,000 शो कर रहे हैं, तो हमारा उसके एसेट्स में हक है, गुडविल में भी हक है, तो वो हक इसमें ऑलरेडी शामिल है। एडजस्टमेंट 5AB। अच्छा जी, आसान आसान सारी हो गई। चले मुश्किल वाली बताता हूँ, है 5 में 5B में जी देखो, ये पहले 11,000 है, 3300 आया, 3300 उधर 3300 उधर। अगर मैं इसमें से 1000 और लेस कर देता हूँ तो फिर ये 10,000 आ जाएगा, और फिर वो 3300 की जगह 3,000 आ जाएगा, तो 300 वहां भी खाया गया, 300 वहां भी खाया गया। ये क्या हुआ इस मेमोरेंडम एंट्री में? ये सबके बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए बस मैंने छुपा के कर दी बात। एसोसिएट की बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स बस एक यूआरपी मुश्किल सी रहेगी, इसके बाद उसके अलावा ये खत्म है बैलेंस शीट। एसोसिएट बैलेंस शीट यही है, यूआरपी की एडजस्टमेंट समझ लें, ये थोड़ी सी मुश्किल है। अगर गुड्स ए ने बेची हैं पी को, अच्छा चले, एस ने बेची होती पी को और उनके ऊपर यूआरपी 600 रुपये आ रहा होता, चलो तो इस 600 की क्या एडजस्टमेंट करते हैं? एस ने पी को बेची होती, एस की रिटेन अर्निंग से माइनस करते 600 और इन्वेंट्री से 600 माइनस करते।
पी की इन्वेंट्री में आ रहा होता वो, तो उसमें से 600 माइनस कर देते। अच्छा, 600 एसेट में से माइनस करते और 600 रिटेन अर्निंग से माइनस करते। वो जो एस की रिटेन अर्निंग में 600 है ना, वो ग्रुप की इक्विटी में आ जाएगा अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो। अगर हम ये 600 एडजस्ट ना करें तो एस के प्रॉफिट्स में 600 शामिल है, वो ग्रुप बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर वो जिंदा बाकी रह जाएगा पूरा 600 या 600 का 80%। ग्रुप बैलेंस शीट में इक्विटी में वो पूरा 600 ही शामिल रह जाएगा, 600 का 80% शामिल रह जाएगा, पूरा 600 शामिल रह जाएगा, क्योंकि उस 600 का 80 इधर आ जाएगा, 20 एनसीआई में मिल जाएगा, पूरा 600 बाकी रह जाएगा। तो इसलिए हमने इन्वेंट्री से भी 600 उड़ा दिया और इधर से भी 600 उड़ा दिया। अगर यहां से ना उड़ाएं तो ग्रुप की इक्विटी में पूरा 600 आ रहा होगा, क्योंकि उस 600 का 80 इधर और 20 एनसीआई की शक्ल में आ रहा है, वो पूरा ग्रुप के अंदर अर्निंग्स में मौजूद रह जाएगा, इक्विटी में मौजूद रह जाएगा। तो उसको वहां से भी निकाल देते हैं, एसेट में से भी 600 निकाल देते हैं। लेकिन अगर एस ने नहीं, ए ने बेचा है पी को, और ए ने जो चीजें बेची हैं उनमें भी यूआरपी 600 ही है, और ये यूआरपी कैलकुलेट करना तो ये ऐसे अब आपके ऐसे है, तो ये 600 ही है। अब वो चीजें पी के पास तो हैं, यानी पी की इन्वेंट्री में तो वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन ए के प्रॉफिट्स में ये जो 600 है, अगर हम कोई एडजस्टमेंट्स ना करें तो ग्रुप बैलेंस शीट की इक्विटी के अंदर पूरा 600 नहीं पहुंचेगा, बस 30% पहुंचेगा, क्योंकि जो चीज एस के प्रॉफिट्स में शामिल है वो ग्रुप बैलेंस शीट में बहरहाल पूरी ही रह जाएगी। 80% ग्रुप रिटेन अर्निंग में मिलके, 20% एनसीआई के साथ मिलके, लेकिन जो चीज ए के प्रॉफिट्स में फालतू शामिल है वो ग्रुप की इक्विटी में पूरी नहीं पहुंच सकेगी अगर एडजस्ट ना की तो, 30% पहुंच सकेगी। ये ज्यादा ऊंची फायरिंग हो गई है, क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है वाकई? वैसे कमाल है यार। जो चीज एस की रिटेन अर्निंग में है और उसको हम एडजस्ट ना करें, वो पूरी की पूरी ग्रुप इक्विटी में शामिल रह जाएगी, 80 इधर और 20 एनसीआई की शक्ल में। लेकिन जो ए की रिटेन अर्निंग में चीज शामिल है, अगर एडजस्ट ना की तो वो पूरी नहीं ग्रुप इक्विटी में होनी, बस 30% पहुंचनी है, क्योंकि ए को हम अलग से कैलकुलेट करके उसका ला ही 30% अपने ग्रुप में रहे। तो अगर हमने ये 600 एडजस्ट ना किया तो ए की रिटेन अर्निंग्स में ये 600 है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में उसका असर सिर्फ 180 रुपए पहुंचना है। बेशक पी की इन्वेंट्री में वो पूरी चीजें शामिल हैं, लेकिन यूआरपी को एलिमिनेट इसलिए करते हैं कि ग्रुप की बैलेंस शीट में, अच्छा मैं समझा रहा हूं, वरना करना तो वही है जो लिखा हुआ है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम यूआरपी इसलिए रिवर्स करते हैं कि जो ग्रुप के एसेट्स में एक अमाउंट आ रही है उसमें कोई प्रॉफिट लोडेड है जो इधर भी है और ग्रुप की इक्विटी में भी पड़ा हुआ है, इसलिए दोनों जगह से उड़ाते हैं। तो एस ने पी को बेचा होता तो इस इन्वेंट्री में 600 ऊपर लोडेड है और वो पूरा का पूरा 600 ग्रुप की इक्विटी के अंदर भी नजर आ रहा है, इसलिए हम 600 उड़ाएंगे पूरा। लेकिन अब जब ए ने पी को बेचा है, इधर बेशक आपको 600 पूरा ओवरलोडेड नजर आ रहा है, लेकिन इक्विटी में पूरा 600 नहीं है, सिर्फ 180 है, तो वहां से आप 600 नहीं उड़ा सकते। जब वहां से सिर्फ 180 उड़ाएंगे तो यहां से भी फिर 180 ही उड़ा सकेंगे। तो जब ए ने पी को बेचा होगा तो आप यूआरपी कैलकुलेट तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं, लेकिन इस पे फिर लगा देंगे 30% और ट्रीटमेंट 180 की करेंगे, 600 की नहीं। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये इधर से माइनस कर देंगे और चूंकि पी की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है तो पी की इन्वेंट्री से माइनस कर देंगे। हम ना, ए हमारी बुक्स का हिस्सा है नहीं, एस बहरहाल हमारी बुक्स का हिस्सा होता था, 80 इधर 20 उधर, ए हमारी बुक्स का हिस्सा ही नहीं है। हमने तो सिर्फ कह लो साइड पे एक कॉलम बनाया है, जो उस कॉलम का एंड आंसर आना है उसको हमने अपनी बुक्स में लाना है। तो हम जो यहां 3300 लाए हैं, इस 3300 में 180 छुपा हुआ आ गया है, वो 180 निकाल रहे हैं। तो इसलिए इधर से इधर, अगर आप यहां से 600 उड़ा देंगे ना तो आप फ्लो में वहां से भी 600 ही उड़ा जाएंगे, क्योंकि आप 600 लिख जाएंगे। तो इसलिए आप वहां से 180 उड़ा रहे हैं, तो फिर आप यहां से भी 180 ही लेस करें। दोबारा बताता हूं, एस ने पी को बेचा हो तो हम पूरा 600 क्यों उड़ा रहे होते हैं? क्योंकि इन्वेंट्री में तो 600 ओवरलोडेड है, ग्रुप की इक्विटी के अंदर भी है,
80 ग्रुप रिटेन अर्निंग में मिला हुआ है, 20 एनसीआई की शक्ल में है, लेकिन ग्रुप की इक्विटी साइड पे पूरा 600 मौजूद है, तो वहां भी 600 फालतू है, यहां भी 600 फालतू है। लेकिन अब ए ने बेचा है तो यहां बेशक 600 फालतू है, लेकिन उधर से आप 600 उड़ा ही नहीं सकते, उधर है ही 180। तो अगर वहां से 180 कर दें और यहां से 600 कर दें तो बैलेंस शीट आउट होकर परेशान बैठे रहेंगे हैं? लेकिन जहां 600 फालतू तब होता अगर ग्रुप एसेट को बढ़ा के उधर अपनी इनकम कह रहा होता, तो फालतू चीज होती। जब ग्रुप की अर्निंग्स में आ ही सिर्फ 180 रहा है तो फिर हम यहां से उड़ाएंगे भी 180। तो इसलिए आप 600 नहीं, क्योंकि अगर आपने यहां 600 माइनस कर दिया ना तो ये कॉलम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप वहां भी 600 ही कर जाएंगे। इतना नहीं याद रख पाएंगे कि यहां से 600 माइनस और वहां से 180 माइनस। अगर इतना याद रख सकते हैं तो फिर आप ये याद रख लें कि यहां से करना है। तो 180 यहां से माइनस और 180 यहां से माइनस। ये भी कह सकते हैं भैया, अगर सेलर है और उसमें हमारा कंट्रोल 30% है, 30% लेस कर रहे हैं, बाकी 70% चलो ऐसे कह लो, लेकिन करना वो है जो लिखा हुआ है। अब उसको कैसे कैसे कहना है अपने याद रखने के लिए जैसे मर्जी याद रख लें। हाँ जी, नहीं यहां से इसलिए माइनस किया है क्योंकि वो जो ए ने कमाया था वो ए की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। क्या बोल दिया मैंने? जो ए ने कमाया था वो पी की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। इसमें एक फिगर आ रही है जिसमें प्रॉफिट लोडेड है, तो इसलिए इसमें से माइनस किया। पी की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो, तो पी की इन्वेंट्री से ही निकालेंगे ना, इसलिए यहां से निकालेंगे। आप भी शायद कुछ पूछ रहे थे, मुझे लग रहा है जी। डन। 600 नहीं 180, वहां से भी लेस और इधर से भी लेस। और अगर पी ने ए को बेचा होता तो ये इन्वेंट्री ए के पास पड़ी होती। जब ए के पास पड़ी होती तो यहां इन्वेंट्री तो आई नहीं रही। ये तो थोड़ी और गहरी बात है। ए टू पी ओके नहीं ओके तो करना वही है जो लिखा हुआ है। अगर पी टू ए है तो ए के पास पड़ी हुई इन्वेंट्री है, लेकिन ए की इन्वेंट्री हम यहां तो नहीं ला रहे, लेकिन हम ये जो आंसर है सारा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज है? ए की इक्विटी में हमारा हिस्सा, ए की इक्विटी में हमारा हिस्सा। इक्विटी होती है नेट एसेट्स। हम कह रहे हैं ए के नेट एसेट्स में हमारा हिस्सा, तो ए के नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो उनमें इन्वेंट्री तो आ रही होगी ना, वो हैवी आ रही होगी, तो उसमें प्रॉफिट लोडेड है, तो उसके शेयर में भी प्रॉफिट लोडेड है, तो यहां से माइनस कर देंगे। नहीं हम ए के नेट एसेट में 30% यहां दिखा रहे हैं, तो फिर यहां से माइनस 180 करेंगे। यहां से क्यों माइनस किया था? क्योंकि पी की इन्वेंट्री में था। अब ए की इन्वेंट्री तो यहां है ही नहीं, लेकिन ए के नेट एसेट्स का हिस्सा तो ये है, तो इसलिए यहां से माइनस कर देंगे। और दूसरा, चूंकि पी ने कमाया है तो पी की अर्निंग से माइनस करना। तो एंड कंक्लूजन ये है कि चाहे ए बेचे चाहे पी बेचे, यहां से तो होना ही होना है लेस। अगर ए ने बेचा है तो इन्वेंट्री से लेस, पी ने बेचा है तो इन्वेस्टमेंट में से लेस। अभी 3300 में से माइनस हो रहा है ना, अगर आप पी ने भेजा तो फिर में से लेस होगा, इसे टोटल के बाद तो फिर उसमें से माइनस हो रहा है। टोटल नहीं टोटल क्या, हमने तो ग्रैंड टोटल ही करना है सारा। कौन सा परसेंटेज? हमने कौन सा इनमें से इसके टुकड़े अलग टोटल करने हैं, इसके टुकड़े अलग टोटल करने हैं, हमने तो इस कॉलम का टोटल करना है। अब ये 180 आपको यहां माइनस नहीं करना, वहां करना, चलो वहां लिख दो ऊपर, आ तो इसी टोटल में ही जाएगा। तो आसानी है याद करने में कि चाहे पी ने बेचा हो चाहे ए ने बेचा हो, 600 नहीं 180 यहां से लेस। और अगर ए सेलर है तो इन्वेंट्री से लेस, पी सेलर है तो यहां से लेस। यहां से तो लेस ही लेस। अगर पी सेलर है तो इन्वेस्टमेंट में से लेस, और अगर ए सेलर था तो इन्वेंट्री से लेस। और अभी से पहले के दिमाग से निकले, अगर ये यूआरपी ऑन पीपी है तो यहां से लेस की बजाय, अगर ए सेलर है तो वहां से तो लेस ही लेस, पी से लेस, और अगर पी सेलर है तो वहां से तो लेस ही लेस, इन्वेस्टमेंट में से लेस। तो ये आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 भी समझा दी और 6 भी समझा दी। जी क्या नहीं, हमने यूआरपी एडजस्ट करने से पहले उसको 600 निकाल के कर लिया 30, अब इस 180 को एडजस्ट करने लगे।
यानी जैसे पहले निकाला करते हैं ना यूआरपी, वैसे ही निकलेगा, फिर उस पर 30 लगा देंगे और अब जो आंसर आएगा उसको एडजस्ट करना है। एसोसिएट बैलेंस शीट डन। एसोसिएट बैलेंस शीट बस इतना ही है, बाकी इतना ही है बस है? वो एडजस्टमेंट वो है कि अगर एसोसिएट को खरीदा होता, पहले ही साल का सवाल होता और अभी बस कुछ ही महीने हुए होते, तो उसका फर्क सिर्फ यहां पड़ना था कि आपको ये फिगर अगर नहीं बताई तो वो हम फिर वो महीनों को एडजस्ट करके कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बाकी कहीं फर्क नहीं है। अगर ए, अच्छा हाँ जी अच्छा सवाल है, अगर ए ने पी को यूआरपी वगैरह बेचने की बजाय एस को बेचा होता तो ये 180 यहां से लेस की बजाय एस वाले कॉलम से लेस हो रहा होता बस। बाकी यहां से भी सब ऐसे ही होता और यहां से भी सब ऐसे ही होता, सिर्फ रिटेन अर्निंग में जो काम करना होता है वो इस कॉलम की बजाय इस कॉलम में कर रहे होते हैं। अच्छा ये ना कहीं लिख लें ये बात, मुझे लगता है कि शायद आगे मैंने कहीं लिखी हुई है या पता नहीं लिखी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लिखी है कहीं, फिर भी एहतियातन आप कहीं लिख लें अपने पास। क्या लिखना है? ये जो हमने P और A का सब कुछ पढ़ा है, अगर पेरेंट ने A में 30% की बजाय S ने A में 30% किया होता तो सब कुछ ऐसे ही होता, सब कुछ, बस सिर्फ जो हमने इस कॉलम में ये काम किया है वो इस कॉलम की बजाय इस कॉलम में करते हैं। सब ये सारा काम, ये सारा कुछ उठा के इस कॉलम में आता है, बाकी सब ऐसे ही होता। अगर बी ने ए में किया होता ये वाली बात तब भी अभी कभी ऐसी है ना, अगर बी ने ए में इन्वेस्ट किया हुआ है और एस और ए अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है। जी यानी असल में जवाब तो मैं उसी बात का दे रहा था, लेकिन उसके साथ कनेक्ट करके मैंने फिर कह दिया कि चलें अभी लिख ही लें। शायद मैंने कॉम्प्लेक्स ग्रुप में बात लिखी हुई है शायद, लेकिन चलो खैर ना लिखी हो तो। नहीं इसका क्वेश्चन करना है क्या? बस वो पास पेपर्स में आएंगे जो बीच में आ जाएंगे, बहुत है। एसोसिएट अच्छा चलें इसमें और एसोसीआई में थोड़ा सा गैप डालने के लिए, ये चैप्टर कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पहले पेज से शुरू करते हैं। मैंने दूसरे पेज पे ये एक बात अमेंड करवाई थी कि ये जो इम्पेयरमेंट लॉस वाले डब्बे में एस के नेट एसेट्स लिखने हैं, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स डालने के बाद इंटर कंपनी एलिमिनेशंस के अलावा ये मैंने एक एडजस्टमेंट करवा दी थी चैप्टर के पेज 2 पे। उसके बाद ये सारा कुछ करा दिया पेज, फिर पेज 9 पे ये कुछ अदर एडजस्टमेंट्स हैं, ये मैंने भी होल्ड की थी कि सवालों में आएंगे पॉइंट तो उनके साथ उनके कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा। अच्छा उसके बाद ना चैप्टर में पेज 11 से लेके पेज 14 तक मैंने सिर्फ एक कोशिश की थी जो कि किसी दौर में की थी, इसलिए शायद परफेक्टली अपडेट ना कर सका हूं मैं इसको। कोशिश तो की होगी लेकिन शायद फिर कोई चीज एक आधी रहे। कभी ये होता है कि अब एक चीज आई मैंने इसको अमेंड कर लिया, हो सकता है सब पेजेस में ना फॉर्मेट में अमेंड कर पाया हूं। तो मैंने ये पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 14 तक एक काम कोशिश की थी कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स पीछे की हैं उनकी ना एक कम्प्रीहेंसिव वर्किंग्स का फॉर्मेट बना दूं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो। तो ये 11 से लेके 14 तक की शक्ल देख लें, चैप्टर में पेज 11 से 14 तक ये मैंने जितनी भी इससे पीछे एडजस्टमेंट सारी पढ़ाई
उनको मैंने एक कंप्रिहेंसिव करके तो वर्किंग्स में डालने की कोशिश की है कि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। हैं? नहीं, जब आप सब तैयार कर चुके होंगे ना और अपने आप को बार बार दोहरा रहे होंगे तो उसके लिए मैंने की थी कि शायद आपको हेल्प हो जाए इनसे। जो जो एडजस्टमेंट्स है ना मैंने सारी डाल दी वर्किंग्स में, तो इसलिए कि शायद रिवीजन में हेल्प हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने इनकम स्टेटमेंट सारी करा दी और पेज 19 पे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने इस लाइन को कटवा के इधर वो बोर्ड पे केसेस बना के लिखे थे। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट हो गई पूरी, और यहाँ भी पेज 21 से लेके 21 और 22 ये भी मैंने ऐसे ही किया हुआ, चैप्टर का पेज 21 और 22 सारी एडजस्टमेंट्स मैक्सिमम करके डाल दी कि आपको रिवीजन में हेल्प हो। 21 22 अच्छा, उसके बाद ये 23 भी हो गया था। उसके बाद ना आप आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज पेज 49 पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 49 जी 10 और 11 पेज 49 और 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ये अगर आप लोगों ने कोई बहुत पुराना कैफ नहीं किया हुआ तो आपने उम्मीद है कैफ में ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, और सी फैब में भी ना आज से कुछ 13-14 साल पहले ये 1-2 दफा टेस्ट हुए थे ऐसे सवाल कि आपको पी और एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की बजाय ट्रायल दे दिया, तो उसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ जबानी बता देता हूं क्योंकि आपने कैफ में ये उम्मीदें किया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके ऊपर मैं आपको पूरी क्लास लगाऊं, तो इसकी जबानी ये बात बता रहा हूं। अब आप क्वेश्चन 10 और 11 की शक्ल देखें तो पी और एस के ट्रायल दिए हैं, हालांकि हमें तो SOFPs चाहिए होती और SOCIs चाहिए होती, फिर कंसोलिडेशन करते हैं, उन्होंने ट्रायल्स दे दिए। लेकिन जो ट्रायल्स है ना ये शक्ल से ट्रायल हैं, वरना चीजें अंदर सारी वही पूरी हैं, क्योंकि SOCIs दी होती तो इनकम और एक्सपेंसेस ही दिए होते हैं ना, तो वो दिए हमें ट्रायल में। SOFPs दी होती तो एसेट्स और लायबिलिटीज ही दिए होने थे, वो दिए हमें ट्रायल में। तो ट्रायल अगर दे दिए सवाल में तो ये है SOFP और SOCI का सवाल। सिर्फ एक काम इसमें आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम। वो एक काम ये करना पड़ेगा कि चूंकि ट्रायल है तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बनी नहीं है अभी। जब बनी नहीं है तो प्रॉफिट नहीं निकला, जब प्रॉफिट नहीं निकला तो वो रिटेन अर्निंग्स में जाके एडेड नहीं है। तो आपके लिए ये ट्रायल का सवाल इनकम स्टेटमेंट के एतबार से तो एक इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, लेकिन बैलेंस शीट के सवाल के एतबार से इसमें खामी यह है कि जो ट्रायल में रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एडेड नहीं है। बस वो वर्किंग में निकाल के ऐड कर लें, फिर आपकी बैलेंस शीट की भी चीजें पूरी हो जाएंगी। बस जुबानी याद हो गया ना, है ना, सब जुबानी याद हो। ट्रायल वाला सवाल अगर आ जाए, ये सीफैब में आया था बहुत पहले 2008 में कहीं या 9 में, और कैफ में भी इन्होंने कोई 2 अटेम्प्ट्स में दिया था, उसके बाद वहां भी नहीं दिया। उस बात को भी 5-6 साल गुजर गए। अगर ट्रायल हैं तो इनकम स्टेटमेंट का सवाल तो इनकम स्टेटमेंट की रहेगा, क्योंकि ट्रायल में भी इनकम एक्सपेंसेस वही आ रहे होंगे जो इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बना के आ रहे होते। तो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के हवाले से मसला यह है कि जो ट्रायल में आइटम्स आ रही होंगी वही सारी बैलेंस शीट में भी आ रही होती, सिवाय रिटेन अर्निंग के। क्या कमी है उसमें? पी और एस का भी प्रॉफिट फॉर द ईयर एडेड नहीं है, बस तो आप ऐड कर लें, अब बैलेंस शीट के सवाल की चीजें पूरी हो जाएंगी। नहीं देखो, इस तरह तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती है ना, एरर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम तो उनको कंसोलिडेशन का सवाल करते हुए ब्रैकेट में ही ठीक कर रहे होते हैं। ऐसे सवाल भी तो है ना, कहा आपको पी ने एंट्री नहीं की हुई, एस ने एंट्री नहीं की हुई, फिर भी हम उनको ब्रैकेट्स में ही एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए एडजस्टमेंट्स को रहने दें, वो सवाल करते हुए नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, सिर्फ रिटेन अर्निंग की शक्ल ठीक कर लें बस। तो जो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल के रिटेन अर्निंग में एक बार ऐड कर लिया, बस अब ये सवाल सादा सवाल बन गया। अब इसको आगे चलाएं जैसे चलाते हैं। तो सिर्फ ये एक काम करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो आप निकालें, ट्रायल में दी हुई रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें, अब ये नॉर्मल बैलेंस शीट का सवाल बन जाएगा।
बाकी ये सारे सवाल सेट 1 में भी, सेट 2 में भी और सेट 3 में भी मैंने सिर्फ कैफ के सवाल ऐड किए हुए हैं। और पिछले वीक में मुझे आप लोगों को काम देकर खुद ही आइडिया हो गया था कि करने वरने किसी ने नहीं है। अगर किसी ने करने हो तो वो जरूर करे और मुझसे अलग से पूछ ले, लेकिन बाकी सबके लिए बस मास्टर क्वेश्चन ही पूरा कर लें तो बहुत है। उसके बाद पास पेपर्स की प्रैक्टिस ही इतनी करनी है कि चीजें आप बार बार रिवाइज कर ही लेंगे। तो इसलिए जो सिर्फ मास्टर क्वेश्चन भी कर ले तो वो भी काफी है। चलें एसओसीआई कराता हूं, फिर अगली क्लास में तो IFRS 11 और सोचा तो पास पेपर का एक सवाल है, अब देखें क्या करते हैं। वक्फा पढ़ाई नमाज कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट तो कर लें। ये 12:30 तो आए हैं, आप लोगों को भी घंटा तो हुआ है पढ़ते हुए। क्या हुआ? तो मुझे तो आपका आना भी पसंद नहीं है। लेकिन सब पसंदीदगी पे चीजें नहीं होती ना। अच्छे बुरे तजुर्बे जिंदगी में होते रहते हैं, आजमाइशें आती रहती हैं। हैं? हाँ वही कह रहा हूँ ना, सारा कुछ तो नहीं है ना कि ख्वाहिशें पूरी हों या पसंदीदगी हो। और अब आपके फर्म के पार्टनर ने भी आपको रजिस्टर तो बहरहाल किया ही होगा ना, तो वो भी एक बुरे दिल से कर लिया होगा उसने, वो फर्म तो चलानी है। लेकिन आप पूछें, मैंने तो फुजूल भी कहा था यार, आप स्टूडेंट बन के सवाल पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा कहा के आप पूछें। एसोसिएट एसोसीआई पूछना है सीरियसली, कुछ सीरियसली कोई एसोसिएट में, बैलेंस शीट में कुछ, मास्टर क्वेश्चन में कुछ। ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं। चलिए वैल्यूज लिखें, लिख लें, अंग्रेजी लिख लें पहले, अंग्रेजी लिख लें पहले, फिर वैल्यूज बताता हूं।
जी नोटेड। चलिए लिखें वैल्यूज। 120,000, 100,000, मतलब आगे पी ऐसे बता रहा हूँ। 120,000, 100,000 और 90,000 सेल्स हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए मैंने पहले PSA 120,000, 100,000 और 90,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 95,000, 78,000 और 70,000। जीपी जीपी हो गया 25, 22 और 20। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 5, 4, 3, 5,000, 4,000, 3,000। एडमिन कॉस्ट 3, 4, 5, 3,000, 4,000, 5,000। फाइनेंस कॉस्ट 3, 2, 1, 3,000, 2,000, 1,000। और अदर इनकम 6, 5, 4, 6,000, 4,000, 6,000, 5,000, 4,000। पीबीटी निकालें। हाँ जी 20, 17 क्या 18, 17, अच्छा 5 है, ठीक है। 20, 17 और 15। टैक्स कर लें 7, 6, 5। पैट 13, 11 और 10 है। 13, 11, 10 ना। फिर कर लें फेयर वैल्यू गेन पी का कर लें 5,000, एस का कर लें 3,000 का लॉस और ए का कर लें 4,000 का गेन। चलिए टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 18, 8 और 14। चलिए ये हो गया एसओसीआई और पी का एस में हिस्सा है 75% और ए में हिस्सा है 40%। एस में 75% है और ए में 40% है। एस का पैड कितना? 275। सेल्स पी प्लस एस प्लस ए नहीं बस 220। कॉस्ट ऑफ सेल्स बस पी प्लस एस 90 प्लस नहीं 95 प्लस 78 173। जीपी 47। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पी प्लस एस 9। एडमिन कॉस्ट 3 प्लस 4 कितना 7,000। फाइनेंस कॉस्ट
3 plus 2 3 plus 2 5 5,000. other income Other income 6 plus 5 6 plus 5 11 11,000. और एक लाइन छोड़ी है मैंने, एक लाइन छोड़ी है इसके नीचे, इसका टोटल भी फिर अभी नहीं करूँगा। ये आ जाएगा पीबीटी और टैक्स पी प्लस एस 13 7 plus 6 7 plus 6 7 plus 6। ये अदर इनकम और पीबीटी के दरमियान एक लाइन छोड़ी है मैंने, इसलिए पीबीटी का टोटल भी नहीं किया। 13 और इसीलिए पैड भी नहीं निकला। इधर से आगे चल रहा हूं। फेयर वैल्यू गेन या लॉस पी प्लस एस 5 minus 3 5 minus 3 2000 2000। यहाँ पर एक और लाइन छोड़ी है मैंने, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दो लाइनें खाली छोड़ी हैं, एक मैंने पीबीटी से ऊपर और एक ये इसके नीचे, ये दो लाइनें छोड़ी हैं मैंने भी। और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी एनसीआई वर्किंग वन, जो पैट होगा ये वो होगा, और ये आ गया 2750। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई, और एनसीआई 2750 प्लस ये 3000 माइनस 3000 का 75। इधर एंड आंसर 500। जैसे 500 यहां तक पहुंचे फिर एसोसिएट सिखाता हूं। ओह सॉरी 25। 2000 ठीक है, नोटेड। P प्लस एस प्लस ए क्यों नहीं? क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसको, तो हम उसके इनकम और एक्सपेंसेस पे फिर अपना हक भी नहीं जिता रहे। बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे, उसके अदर रिजर्व्स तब से आज तक के और रिटेन अर्निंग्स तब से आज तक की, उस पे 30 लगा के अपने साथ मिला रहे थे। तो वो अदर रिजर्व्स थे, यहां ओसीआई, वहां रिटेन अर्निंग्स थी, यहां पैट। तो जो बैलेंस शीट में काम कर रहे थे बस उसी का फॉर द ईयर यहां कर लेते हैं कि एसोसिएट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपना हिस्सा बना के अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मिला लेते हैं, और उसकी ओसीआई में अपना हिस्सा लगा के अपनी ओसीआई में मिला लेते हैं। तो एसओसीआई के फेस पे दो लाइन आइटम्स आ जाएंगी, एक आ जाएगी पीबीटी से ऊपर शेयर फ्रॉम एसोसिएट, और अभी तो एक लाइन ही है लेकिन फिर भी मैं इसकी वर्किंग कर देता हूं। ए का पैट कितना? 10। और इस पे शेयर लगा दें तो 4000। ए के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा वो यहां आ जाएगा, $41 41 28। अच्छा, ये ए के पैट में हिस्सा लिया है तो फिर अपने पैट में क्यों नहीं ऐड किया? मैंने तो पीबीटी से ऊपर कर दिया। उस पर टैक्स टैक्स तो मेरा ले लिया ना, उसके टैक्स का हिस्सा तो हमने पैट का हिस्सा ले लिया, उस पर कौन सा टैक्स लगना है? हाँ मतलब डेफर टैक्स आ सकता है, डेफर टैक्स बनना है उस पर, तो इसलिए इसको हम पीबीटी से ऊपर रख रहे हैं, उस पर डेफर टैक्स वगैरह आना होगा। और अगर डेफर टैक्स की बात अभी फिलहाल छोड़ भी दें तो एसोसिएट के प्रॉफिट्स में हिस्सा लगा के उसको हम अपनी इनकम ही कह रहे हैं, तो इनकम ही कह रहे हैं तो इसलिए ऊपर ही लिख रहे हैं ना।
तो ये उससे ऊपर आना है। बहरहाल वो एसोसिएट का डेफर्ड टैक्स भी होता है। एक ये लाइन आएगी, उसके बाद एसोसिएट के ओसीआई में हमारा हिस्सा, वो यहां पर एक लाइन आ जाएगी और इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में ही काफी है। ए का ओसीआई कितना? 4000। अच्छा ये 4 नहीं है, ठीक है, का 40% 1600, तो 28 और ये 2 और 1600, 31600। तो वो 28 आ जाएगा इधर और 31600 आ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा 25250 और ये बन जाएगा 29600। ये होती है एसओसीआई में एसोसिएट की इन्वॉल्वमेंट, कि एसोसिएट के पैट में हमारा हिस्सा यहाँ और उसकी ओसीआई में हमारा हिस्सा यहाँ। चलें अब कर लें वक्फा बरए नमाज, फिर आके मैं इसकी एडजस्टमेंट्स कराता हूँ और जॉइंट अरेंजमेंट्स कराता हूँ।